इस बीच पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा आज की बिग मार्केट वॉइसेस के अंतर्गत शुमार होती हुई। पुनीता मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। आप इंडिया में हो यूएस में? यूएस में। गुड इवनिंग मैम। तो अच्छा, यूएस में आपको वहां का ग्राउंड सिचुएशन समझा दोगे? पहले मैं आजकल आप इस बीच आपने नोटिस करा होगा हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा वो स्लो डाउन, वो रिसेशन, वो हार्ड लैंडिंग, वो स्टैगफ्लेशन, इन्हीं सब की चर्चा होती है। सब आजकल बज़वर्ड कीवर्ड हो गए सर। मैम, कितना कंसर्न वाकई इनको लेकर, और किस हद तक अब हमारे मार्केट ने इन सबको डाइजेस्ट किया, इन कंसर्न्स को डाइजेस्ट किया है? ये कंसर्न्स यूएस में तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। और यहाँ की जो यूएस में तो मैं लास्ट 2 वीक्स काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस में थी, तो सारा फोकस यही था कि इन्फ्लेशन में किस तरह के पोर्टफोलियो को में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सब जगह यही बज़वर्ड जो आपने बोले, यहाँ चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, सब जगह यही कंसर्न्स हैं। तो ये जो फैक्टर्स आपने बोले हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये ग्लोबल है, ये इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं है, जिससे कि आजकल सब जगह बहुत ज़्यादा लोगों को कंसर्न हो रहा है, मार्केट्स को लेकर काफ़ी नर्वसनेस है, और सब लोग यही देख रहे हैं कि किस तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। अच्छा पुनीता जी, ये सारी दिक्कत का जड़ अगर आप देखें, जो सेंट्रल पॉइंट है वो है एग्जैक्टली आपका क्रूड। और क्रूड इस ट्रेजेक्ट्री में शायद पहली बार इतने बड़े वाइल्ड स्विंग के बाद सस्टेन कर रहा है। हमें लास्ट टाइम जब हमने देखा था इस जोन में आया था तो कोलैप्स हो गया था एकदम से, बट स्टिल आज की तारीख में 110, 115, 125 की ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर रहा है। मैम, जो डायनेमिक्स हैं इस वक्त, आई मीन अब आपका ओपेक हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, अब इनके व्यू को देखते हुए और आपसी समन्वय को देखते हुए आपको लगता है क्या है, क्या क्रूड में हाल फिलहाल में या फिर निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में कोई सब्सटेंशियल डिप संभव है या नहीं? देखिए, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन से क्रूड में भी थोड़ा जो है करेक्शन आ सकता है। हम देख ही रहे हैं कि क्रूड थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है, उसमें करेक्शन भी आ रही है। लास्ट फ्यू डेज में कुछ करेक्शन आई, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और बाकी ओपेक एंड बाकी कंट्रीज जो हैं, ये भी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्रूड मेरे ख्याल से थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है, थोड़ा गिर भी सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस और एक शिफ्ट जो ईवीज की तरफ भी बढ़ रहा है। तो जहां तक ग्लोबली लोग ईवीज खरीद सकते हैं, वो उसमें भी शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ रनिंग द कार काफी कम रहती है। मैम, मैं वो पहले आंसर के साथ ही वापस रीपैच करना चाहूंगा। आपने कहा था बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड करी, और सबसे बड़ी थीम ही है कि इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में किस तरह के सेक्टर्स, किस तरह के स्टॉक्स निकल के क्या आया, किस तरह के सेक्टर्स, किस तरह के स्टॉक्स मैम इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में रखने? तो एक तो ये काफी लोग हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले जब इन्फ्लेशनरी पीरियड्स थे तब किस तरह के सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जो है परफॉर्म किए थे। तो एक तो ये बहुत क्लियर है कि ग्रोथ इंडेक्स जो है अंडर परफॉर्म किया था, और वैल्यू इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म किए थे। सो वैल्यू इंडेक्सेस में किस तरह के कंपनीज आती है, वो थोड़ा हर कंट्री का थोड़ा डिफरेंट होता है वैल्यू इंडेक्स, but generally healthcare, financials, utilities, आजकल जो कि आपको इन्वेस्टमेंट रीट्स वगैरह हो या इनविट्स हो, ये तरह एक ये भी डिस्कशन हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो कि टोल रोड्स होती हैं, जहाँ पर कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंक्रीजेस मिल सकते हैं, एक तरह की यूटिलिटीज, उसमें भी जनरली लोग इन्वेस्ट करके बेटर करते हैं इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट्स में। पर एक चीज तो तय है कि हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट्स में स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो हैं वो सिंगल डिजिट्स में ही रहे हैं। हिस्टोरिकली नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर सिंगल डिजिट्स, डबल डिजिट रिटर्न्स मिलना थोड़ा मुश्किल है
in at least based on past analysis. ओके अच्छा पुनीता जी, पहला प्रश्न मेरा था कमोडिटीज में, आप देखें क्रूड पे। दूसरा प्रश्न भी मेरा, अगर आप देखें, जो केंद्रित रहेगा कमोडिटीज पे। मेटल्स में पिछले 1.5 महीने का और 2 महीने का प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था। जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल क्रूड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और आई थिंक जिस तरीके से ईवी पे शिफ्ट हो रहा है, आई थिंक वो एक मार्केट उसके लिए कम होगा। बट व्हाट अबाउट एग्जैक्टली मेटल्स, फेरस नॉन फेरस दोनों स्पेस सब्सटेंशियल डिप था। जिस धीमेपन की आप बात कर रही हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मेटल्स का एक सीरियस टॉप बन चुका है, या फिर यहाँ से और सीवियर डाउनसाइड और खुल सकता है? जो लोग मेटल साइकिल में बहुत अच्छा पैसा बना के बैठे हैं और इस व्यू को लेके बैठे कि नहीं, मेटल्स में एक सेंसिबल पुल बैक आएगा, आप अगर पैसा बना के बैठी होती बट स्टिल अगर होल्ड कर रही होती, तो आपका व्यू क्या कहता है? एग्जिट अभी भी कंफर्टेबल दे रहे हैं आपको मेटल्स? एग्जिट करना चाहिए? एक टफ कॉल है बिकॉज इन्फ्लेशन एनवायरमेंट्स में मेटल्स कमोडिटीज भी जनरली पॉजिटिव ही परफॉर्म करती है, हालांकि बिकॉज वो इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुकी है, इसलिए थोड़ा सा उसमें करेक्शन स्टेबलाइजेशन आया है। और अगर तो इन्फ्लेशन थोड़ी कूल ऑफ हो जाए विद ऑल दीज इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं और रिसेशन के फियर्स जो शुरू होने लग गए हैं, तब मेटल्स करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेटल्स भी एक तरह के इन्फ्लेशन हेज है। तो अगर मेटल्स करेक्ट और करे और इन्फ्लेशन में कोई सुधार नहीं आया और रिसेशनरी कंडीशंस नहीं बढ़ती हुई लगी, तब मेटल्स में एक्चुअली ऊपर जाने की भी संभावना है। अच्छा पुनीता मैम, ये जो सेलिंग आई, एफपीआईज का पैसा निकला, वो सारे उभरते बाजारों में, सारे ज्यादातर एशियन मार्केट से हुआ। पर ऑफलेट डेटा रीडिंग ये कहती है मई ऑनवर्ड्स इंडिया थोड़ा सा ज्यादा एफपीआई की सेलिंग झेल रहा है। ये हम सिंगल आउट क्यों हो रहे हैं मैम इस समय? हमारे यहाँ ये गोरे ज्यादा क्यों बेच रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ज्यादा सिंगल आउट किया जा रहा है। कुछ हद तक, जैसे कि पहले चाइना से रोटेशन इंडिया में हुई थी, जब चाइना बहुत लास्ट ईयर करेक्ट किया, अब वो थोड़ी सी रोटेशन वापस चाइना की तरफ जा रही है, क्योंकि चाइना में अब लॉकडाउन्स कम हो रहे हैं थोड़े। वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो इंडिया से और यूएस से अलग ही अपने उस पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी थोड़ा ईजिंग साइकिल चल रहा है इंटरेस्ट रेट्स का, और स्टॉक्स बहुत करेक्ट कर चुके थे, वैल्यूएशंस भी थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई थी। तो इस बेसिस पे थोड़ी सी रोटेशन आ रही है चाइना की। और इंडिया और हमेशा एक थोड़ी एक्सपेंसिव मार्केट रही है, एंड इंडिया की जो वैल्यूएशंस थी वो हिस्टोरिक एवरेजेस से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो एक करेक्शन तो आनी जरूरी थी। और यही सब वैल्यूएशन डिस्पैरिटी में ही लोग इन्वेस्टर्स जो हैं, एज आई सेड, काफी कुछ हद तक रोटेशन हो रही है। इस साल आप इंडिया में भी देखिए, रोटेशन काफी हुई है। ऑटो स्टॉक्स ऊपर है और टेक स्टॉक्स नीचे गए हैं। तो रोटेशन इंडिया में आप देखिए, जो कंपनीज, जो स्टॉक्स लास्ट फ्यू इयर्स अंडर परफॉर्म किए, वहीं पे रोटेशन हुई है। और सिमिलरली ग्लोबली भी वही मनी इज लुकिंग फॉर, जहां भी वैल्यू है, जहां भी अंडर परफॉर्मेंस हुई है, जहां भी एक्सेस नहीं है, वहां पे शिफ्ट्स हो रहे हैं। जाते जाते फिर ये क्योंकि आप यूएस में बैठे हो, आपसे जानना जरूरी, बीच में ऐसा इंडिकेशंस आ रहे थे कि इन्फ्लेशन कुछ पॉकेट्स में ईज ऑफ होना शुरू हुआ है यूएस में, पर वो मंथ के आंकड़े आए तो चिंताजनक थे, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। लग रहा है कि ऑन ग्राउंड कुछ इन्फ्लेशन ईज ऑफ हो रहा है, फेड के स्टेप्स का कुछ फायदा मिलना शुरू हुआ है, या अभी दूर है मैम? अभी तक कुछ कंज्यूमर को तो वो कोई राहत नहीं मिली, और कोई ऐसा फीलिंग नहीं दिख रही कि इन्फ्लेशन में कुछ ईजिंग हुई है। हाँ, बस एक चेंज थोड़ा नजर आता हुआ लग रहा है कि यहाँ पर यूएस में जो है वेज मार्केट, वेजेस बहुत बढ़ रही हैं और जॉब मार्केट बहुत ही टाइट है, और हर एक पर्सन को 2-3-4 जॉब्स मिल रही है। ये एक बहुत कॉन्ट्रास्ट है इंडिया के साथ, जो कि जहाँ की हमारी लेबर मार्केट जो है, वहाँ पे सप्लाई की कमी नहीं है। तो इसलिए यूएस में एक इन्फ्लेशन का ये भी एक प्रॉब्लम है कि वेजेस जो हैं वो अंडर प्रेशर है। बट एक नया ट्रेंड जो हमने अभी देखना शुरू किया है कि जैसे
करेक्शन आई है मार्केट्स में, जो स्पेक्युलेटिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें थोड़े से ले ऑफ्स शुरू हो गए हैं। तो अगर ले ऑफ्स बढ़ गए और तब जाके थोड़ा सा वेज प्रेशर कम होगा, तो जाके शायद डिमांड कम हो और शायद इन्फ्लेशन में तब थोड़ी राहत आए। अच्छा पुनीता मैम, लॉजिकली तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आप आए हो और पता नहीं, अब मैं मन भी कर रहा था पूछने का, वो यशवंत सर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे कुछ नहीं, घर पे एक्साइटमेंट तो बहुत हो गया होगा अब? पहली बात तो ये मार्केट्स की चैनल है और ये प्रोफेशनल चैनल है, तो पर्सनल बात तो करनी ही नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं यूएस में बैठी हूँ। ओके आप लोग पुनीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट समझाने के लिए।